जय हिंद बेटा। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्री इलेक्ट्रिक वेक्टर ई पी एंड डी। ई मीन्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी मीन्स पोलराइजेशन, डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे हम कहें कि अपने पास कोई एक चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा कि अपने चारों ओर अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एमिट करेगा, क्योंकि इसका नेचर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एमिट करेगा। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एमिट होती है किसी चार्ज में से, वो एक कॉन्सेप्ट है, केवल मतलब इनविजिबल फॉर्म में होता है, उसको आप देख नहीं सकते हो। और जब आप देख नहीं सकते हो तो आप ये मत सोचना कि फिर होता भी नहीं है। याद रखना कि किसी चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट केवल इमेजिनरी है, बाकी फील्ड तो उससे बनने वाली जो फील्ड है वो रियल है। तो जब फील्ड रियल है तो फिर इसका मतलब ये किसी एरिया भर में क्या करेगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। किसी चार्ज से एसोसिएटेड जो एरिया रहेगा वो एरिया डिपेंड करता है इस चार्ज की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी चार्ज से एसोसिएटेड जो एरिया है, जितनी दूर भर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैली हुई हैं, वो कुछ ये हैं। तो इस जगह के अंदर अगर किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना होगा, इसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। अब अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं ऐसे बता दूं कि जैसे आप किसी क्लास में बैठे हो और आपने डिओड्रेंट लगा लिया, तो डिओड्रेंट की महक किसी को दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आपके चारों तरफ कुछ दूर भर में या कुछ एरिया भर में आता है, वो डिओड्रेंट की महक उसको पता चल जाती है। तो वो क्या है, वो फील्ड ऑफ डिओड्रेंट है, जितनी दूर भर में वो महक रहा है। ठीक है, जितनी दूर भर में महक रहा है वो क्या है, वो फील्ड ऑफ डिओड्रेंट है। क्या है वो, फील्ड ऑफ डिओड्रेंट है। ठीक है, तो वैसे ही चार्ज का फील्ड होगा अपना, और किसी पॉइंट पर मेजर करने आप जाओगे तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जो आप फील्ड मेजर कर रहे हो, उस मेजरमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर आपको मेजर करना है तो इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे मेजर करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि लिमिट और क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट, जहाँ पर एफ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है बेटे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और क्यू नॉट क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, यू नो वेरी वेल, बिकॉज ऑफ आप जो स्टूडेंट हो, आप कोई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज क्या है। चलो मैं बता ही देता हूँ एक बार टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा स्मॉल पॉइंट चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज होता है, जो किसी भी फील्ड को जब मेजर करने के लिए यूज किया जाता है तो उस फील्ड के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर इसका असर कुछ नहीं हो, इतना छोटा चार्ज होता है, इसलिए इसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ई का डायरेक्शन क्या होगा, तो ई का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। क्या होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। और अगर ई की यूनिट की बात करें तो देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और क्यू नॉट की यूनिट कूलाम होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन अपॉन कूलाम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा हो गया। दूसरा हम पोलराइजेशन देखेंगे, तीसरा हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे, और फिर धीरे धीरे इनका रिलेशन भी हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। तो सेकेंड हेडिंग अपनी क्या है, सेकेंड हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है ये हम लोग देखते हैं बेटे। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, सपोज कर लेते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे ही हम इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं,
इसमें क्या हो जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल डाइपोल क्रिएट कर लेते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स गेन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल गेन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर वो क्रिएट कर लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक हमारा क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। क्या हम बोलेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो गया। डाइइलेक्ट्रिक क्या हो गया बेटे, पोलराइज्ड हो गया। अब ये जो पोलराइज्ड होता है, कोई भी डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में। मैं आपको फिर से केवल रेफरेंस के लिए लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक material, dielectric material is called electric polarization, electric polarization of the dielectric। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आज भी लिख दे रहा हूँ इसको। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी बात मैं लिख दे रहा हूँ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। ठीक है, तो इसे किससे प्रेजेंट करते हैं। और याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वेक्टर पी, वेक्टर पी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में हमने एक चीज़ और आपको बताया था, उसे हम एक बार फिर आपको यहाँ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए रिवाइज करते हैं। देखो था क्या कि इफ़ अगर हम सिग्मा पी को ऐसा मान लें, इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या मान ले रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ फिक्टिशियस। ये सारी बातें हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, फिक्टिशियस चार्ज। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ बता भी देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस लेक्चर को, उस लेक्चर को यानी लेक्चर नंबर 9 नहीं देख कर आएंगे, तो डायरेक्ट इसी लेक्चर पर अगर आते हैं तो देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पास अगर कोई एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, मान लो ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, अपने पास ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है। अगर इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के पास आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे या इसको डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इधर क्या होगा कि अंदर इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम एक इंड्यूस्ड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो ना। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पर एक लिमिटेड इलेक्ट्रिक मतलब जो चार्ज इंड्यूस्ड होता है, यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होता है, तो आप ये देखते हो कि इधर साइड में प्लस सिग्मा पी आ जाता था चार्ज, जिसको आप बाउंड चार्ज बोलते थे, और इधर आ जाता था माइनस सिग्मा पी, इधर आ जाता था माइनस सिग्मा पी, और जिसे आप क्या बोलते थे, फ्री चार्ज डेंसिटी बोलते थे। इसकी वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड लगा हुआ है, इसकी वजह से इस पर ये चार्ज इंड्यूस्ड होता था। तो आप ये बोलते थे कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आई है ये फिक्टिशियस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे तो फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाता था। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो फिक्टिशियस क्या हो गया यहाँ पर, चार्ज अपीयर, मैं यहाँ लिख देता हूँ अपीयर। ठीक है, या अपीयरिंग एट द फ्री एंड या एट द एंड फेसेस ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक ब्लॉक। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डाइइलेक्ट्रिक ब्लॉक। ठीक है, और P इज इक्वल टू क्या था, वो सिग्मा P था, सिग्मा P, यानी कि सिग्मा डाई, यहाँ पर देखो बाउंड चार्ज को हम सिग्मा P से लिख रहे हैं और फ्री चार्ज को हम सिग्मा फ्री लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश कर देता हूँ, सिग्मा फ्री लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक, तो अब हम पोलराइजेशन को क्या लिखेंगे, देखो अब हम पोलराइजेशन को क्या लिखने वाले हैं।
अब हम इसके अकॉर्डिंग पोलराइजेशन की क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, तो डेफिनेशन एक बार हम लिख रहे हैं यहाँ पर। पोलराइजेशन में भी ऑल्सो, या ऐसे लिखते हैं, पोलराइजेशन में ऑल्सो, ऐसे लिखते हैं, में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऑफ चार्ज अपियरिंग एट फेसेस, ठीक है। जो ये पोलराइजेशन क्या होता है कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की सरफेस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जो चार्ज अपीयर हो जाता है, तो चार्ज अपीयर होने का ये जो फेनोमेना है, इसे हम क्या बोलते हैं कि पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज अपीयर एट फेसेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये भी याद रखना है आपको, कैसा होना चाहिए ये, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी परपेंडिकुलर टू द यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड होना चाहिए। तो ये भी लिख लेता हूँ मैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है। तो क्लियरली ये सब आपको पता ही है। अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर यूनिट की बात करूँ तो आपको पहले से ही पता होगा कि P की यूनिट क्या है। तो P की यूनिट में यहाँ फिर एक बार लिख दे रहा हूँ, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है पोलराइजेशन की यूनिट? कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। तो दो टॉपिक हमने देख लिया इसमें, एक ये टॉपिक देखा हमने और एक ये टॉपिक देखा। अभी D बचा हुआ है, तो हम लोग D देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो D का मतलब होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक, थर्ड वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये देखो, ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर मैं अपने पास एक पेड़ रखते हैं पैरेलल प्लेट का, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करने पर हम ये देखते हैं कि एक सरफेस पर जो चार्ज आता है या चार्ज डेंसिटी जो आता है वो सिग्मा फ्री आता है, यानी कि ड्यू टू द फ्री चार्ज आता है। और एक सरफेस पर हमारा सिग्मा पी आता है जो कि बाउंड चार्ज की वजह से आता है। हम ये बोलेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो एक सरफेस पर हमारा सिग्मा फ्री आ गया, एक सरफेस पर हमारा सिग्मा पी आ गया। हम ये बात बार बार बोल रहे हैं आपको कि सिग्मा पी जो है वो बाउंड चार्ज की वजह से आता है, और ये जो होता है वो फ्री चार्ज की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? फ्री चार्ज की वजह से आता है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो पोलराइज्ड हो गया। मटेरियल क्या है? पोलराइज्ड हो गया। और मटेरियल पोलराइज्ड क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब हमने अप्लाई की, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी ई फ्री चार्ज डेंसिटी की वजह से जो आएगा वो सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, और जो बाउंड चार्ज की वजह से आएगा ई हम डैश उसको कह रहे हैं, वो सिग्मा पी अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करेंगे, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल यहाँ पर बन जाएगा, और इंटरनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट हो जाता है, ये इंटरनल हो जाता है। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर? आप ऐसे कह सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथिन द डाइलेक्ट्रिक
मीडियम या स्लैब, जो कुछ भी आप इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखे होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल और माइनस ई इंटरनल। ई इंटरनल यहाँ पर हो जाएगा, ई इंटरनल को हम ई डैश से लिख रहे हैं, तो ई डैश हम ले लेते हैं, ठीक है। और ई एक्सटर्नल को हम केवल चलो ठीक है, ई इंटरनल ई एक्सटर्नल ही लिखते हैं, ठीक है, ई एक्सटर्नल ही लिखते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि ई एक्सटर्नल को हम ये देख लेते हैं कि कितना था ई एक्सटर्नल। तो ई एक्सटर्नल हमारा फ्री चार्ज की वजह से है, फ्री चार्ज की वजह से है, तो हम सिग्मा फ्री कर लेंगे और अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, और ई इंटरनल जो है वो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो हमारा बाउंड चार्ज होता है वो बाउंड चार्ज हमारा की वजह से, बाउंड चार्ज की वजह से इंटरनल फील्ड जनरेट हो जाती है फ्री चार्ज की वजह से, एक्सटर्नल फील्ड तो फ्री चार्ज की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ई नेट है उसे हम केवल कैपिटल ई कह रहे हैं, ई नेट को हम केवल कैपिटल ई कह रहे हैं। तो कैपिटल ई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और सिग्मा फ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा फ्री और माइनस सिग्मा बाउंड, ठीक है, ये सिग्मा बाउंड हो जाएगा। अब हम सिग्मा, इसको देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं सिग्मा फ्री लिख रहा हूँ, देख लो ध्यान से, यहाँ पर सिग्मा फ्री लिख रहा हूँ और इससे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ए लिख रहे हैं और प्लस सिग्मा पी कह रहे हैं। इस वाले को यहाँ लाके हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ध्यान देना, हमने लेक्चर नंबर 8 में एक चीज़ आपको बताई थी कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटे, चार्ज डेंसिटी है, ध्यान देना इस बात को, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी है। इसको हमने लास्ट में क्या कहा था कि इज इक्वल टू द पोलराइजेशन, इज इक्वल टू द पोलराइजेशन, यही हमने लास्ट में बताया था कि ये पोलराइजेशन है, और सिग्मा पी इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर पी लिख दिया था हमने। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूँ, इस इक्वेशन नंबर, हम यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और इससे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो सिग्मा फ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई प्लस, और इसे हम पी लिख देंगे, और इसे हम कुछ मान लेते हैं, ये हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3। एक चीज़ हम और भी जानते हैं, और वो हम लोग जानते हैं एक रिलेशन, वो रिलेशन क्या है कि हम यहाँ लिख ही देते हैं कि द क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट एंड कैपिटल ई प्लस पी, ये जो है इज ऑफ स्पेशियल सिग्निफिकेंस एंड इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हम पहले से ही भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और कैपिटल टी, इसे हम जानते हैं। तो अगर मैं ये जानता हूँ कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए प्लस पी, ये होता है, क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो ये वेक्टर होता है, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस अगर ना हम ध्यान दें, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए प्लस पी हम ऐसे लिख दें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो एक चीज़ मुझे यहाँ पता चल रहा है कि ये इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 4 और 3 को ध्यान से देखें, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 और 3, इक्वेशन 4 एंड 3, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो डी है वो किसके बराबर है, सिग्मा फ्री के बराबर है। किसके बराबर है, सिग्मा फ्री के बराबर है। इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। तो यही हमको प्रूव करना था कि जो हमारा रिलेशन है डी, ई और पी में कुछ इस तरीके से, हमने डी में सिग्मा फ्री का रिलेशन बताया और पी के साथ सिग्मा बाउंड का रिलेशन होता है, ये भी याद रखना। पी का सिग्मा बाउंड के साथ रिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सिग्मा फ्री के साथ रिलेशन होता है, फिर हमने आपको सिग्मा फ्री इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई इंटू पी का रिलेशन बताया। सारा रिलेशन हमने 1 बाई 1 आपको बता दिया। ये बात भी हमेशा याद रखना बेटे, इसके रिलेशन के याद रखने के बाद
कि बहुत सिंपल केस हमने कंसीडर किया और बहुत ही सिंपल केसेस के को कंसीडर करके हमने थ्री वेक्टर यानी कि ई पी और डी, इन थ्री वेक्टर को हमने आपको इनके रिलेशन बताए। हमने ये भी बताने की कोशिश की कि ये एक कांस्टेंट होते हैं। देखो सिग्मा फ्री और सिग्मा बाउंड एक कांस्टेंट वैल्यू को देते हैं एवरी पॉइंट इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और पता चल गया होगा कि वेक्टर नेचर ऑफ दिस इक्वेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक जगह पर इनकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि इनके जो वेक्टर नेचर हैं इस इक्वेशन के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं इन दिस केस, जिस केस को हमने एक्सप्लेन किया है इस केस के अंदर, ठीक है। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेते हैं, तब इनके वेक्टर्स को यूज़ बढ़ जाता है और इनके वेक्टर को जानना भी ज़रूरी हो जाता है। तो मैं एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा केस लेकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस ले लेते हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन क्या होंगे, ठीक है। तो अपने पास अगर मैं एक स्लैब ले लूँ, ऐसे एक स्लैब ले लूँ और ये एक स्लैब लिया और ये स्लैब यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये स्लैब यहाँ पर ले लिया, तो इस स्लैब को लेकर मैं इनकी कॉम्प्लिकेशन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये स्लैब क्या है हमारा, ये स्लैब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा रहे हैं, आप ऐसे ही दो पैरेलल प्लेट मान लेते हैं और इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रखा है आपने। सपोज कर लेते हैं कि ये पैरेलल प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज पर है और ये जो है ये पैरेलल प्लेट नेगेटिव चार्ज पर है, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट नेगेटिव चार्ज पर है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से ऐसे चलने वाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो अगर आप देख रहे हो कि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे चल रही हैं, ठीक, ये क्या चल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही हैं। तो हम यहाँ पर फ्री चार्ज की वजह से अगर देखेंगे तो हम ये बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो चल रही है वो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, ध्यान देना इस बात को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी चल रही है, ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चल रही है, ठीक। लेकिन अब आप ध्यान देना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहाँ तक पहुँच पा रही है, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक केवल पहुँच पा रही है और फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक केवल पहुँच पा रही है और फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पहुँच पा रही है। तो थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर चेंज हो जाता है। हम इसे कह रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ई हो गया ये, ठीक है। और अब पोलराइजेशन वेक्टर की बात करें तो पोलराइजेशन तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होता है, तो ये पोलराइजेशन वेक्टर का है, ये पोलराइजेशन वेक्टर का है, ये पोलराइजेशन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमने लिया है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर है, ये पी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पी हो गया। अब मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप अगर बात कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बात कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे कनेक्टेड होता है, फ्री चार्ज से कनेक्टेड होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे कनेक्टेड होता है बेटे, तो इट इज़ कनेक्टेड बाई द फ्री चार्ज, ठीक है, कनेक्टेड विथ फ्री चार्ज। ये किससे कनेक्टेड होता है, फ्री चार्ज से कनेक्टेड होता है, फ्री चार्ज, फ्री चार्ज से कनेक्टेड होता है। तो ओनली, ये भी आपको बता दें, फ्री चार्ज से ही कनेक्टेड होता है केवल। इसका मतलब आप इसको D इज इक्वल टू सिग्मा इंटू फ्री लिखते हो। तो अगर ये फ्री चार्ज से कनेक्टेड होता है तो एक बात तो आपको पता ही होना चाहिए कि सो दैट इट इज़ नॉट अल्टर्ड, ये बदलेगा ही नहीं, ठीक है, इट इज़ नॉट अल्टर्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये आपको पता होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक।
इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये फ्री चार्ज से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं बदलेगा। दूसरी जो पॉइंट है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पोलराइजेशन को। तो पोलराइजेशन ध्यान से देखना, पोलराइजेशन किससे जुड़ा हुआ होता है? तो पोलराइजेशन को हम कहते हैं कि इज कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड होता है बेटा ये? तो ये कनेक्टेड होता है विथ द पोलराइजेशन चार्ज से होता है। किससे होता है बेटा? पोलराइजेशन चार्ज से होता है। अब अगर ये पोलराइजेशन चार्ज से ओनली ये कनेक्टेड होता है और किससे है ये? बाउंड चार्ज डेंसिटी से होता है ये पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन किससे कनेक्टेड होता है? बाउंड चार्ज डेंसिटी से होता है, प्लस माइनस पी हम यहाँ लिख सकते हैं। पोलराइजेशन इसी से कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पोलराइजेशन है वो बिगेन यानी शुरुआत होगा, किधर से शुरुआत होगा? देखो किधर से शुरुआत होगा, देखो इधर से शुरुआत होगा और एंड ऑन द पोलराइजेशन चार्ज की ओर से, जहाँ पोलराइजेशन चार्ज खत्म हो रहा है इधर से शुरुआत होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड है और ई से है। ई क्या है? ई किससे कनेक्टेड है? तो ई जो है हमारा कनेक्टेड है वो ऑल चार्जेस से है। किससे कनेक्टेड है बेटे? ये ऑल चार्जेस से कनेक्टेड है, ठीक है, ऑल चार्जेस से कनेक्टेड है। ये सब बातें याद रखना। डी केवल कनेक्टेड किससे है? सिग्मा फ्री चार्जेस से। पी केवल कनेक्टेड है बाउंड चार्जेस से। किससे कनेक्टेड है? पी इज कनेक्टेड विद द पोलराइजेशन चार्ज, ठीक है। किससे कनेक्टेड है? पोलराइजेशन चार्ज ओनली बाउंड चार्ज। और हमारा ई किससे कनेक्टेड है? ऑल चार्जेज से। ऑल चार्जेज दैट आर एक्चुअली रिप्रेजेंट, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है, रिप्रेजेंट, ठीक है, या एक्चुअली आप ऐसे केवल कर दो एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है, एक्चुअली प्रेजेंट, बस इसे आप ऐसे कर लो, ठीक है। अब एक्चुअली प्रेजेंट में कौन कौन से चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं? अब वो कौन कौन से चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं? चाहे वो फ्री चार्ज हो, चाहे वो कैसा चार्ज हो, बाउंड चार्ज हो, चाहे वो फ्री चार्ज हो, चाहे वो बाउंड चार्ज हो, सबसे ये रिप्रेजेंट मतलब सबसे एसोसिएटेड होता है या कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ कि लाइन जो हमने रिप्रेजेंट किया है, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इंडिकेट अगर कर रहा है तो किसको इंडिकेट कर रहा है? तो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बोथ काइंड ऑफ चार्जेज, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों तरीके के चार्जेज को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और आप नोट पॉइंट में डाल ही सकते हो। देखो डी हमारा कनेक्टेड है किससे? फ्री चार्ज से। किससे कनेक्टेड है? फ्री चार्ज से। और हमारा पी जो है वो कनेक्टेड किससे है? बाउंड चार्ज से। तो अगर मैं डी की यूनिट की बात करूँ तो डी का यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है, ये इसकी यूनिट है। तो अगर ये भी चार्ज से कनेक्टेड है, ये भी चार्ज से कनेक्टेड है, बस फर्क यह है ये है कि ये फ्री चार्ज से कनेक्टेड है, ये बाउंड चार्ज से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इसकी भी यूनिट हमारी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर होगी। लेकिन ई देखो दोनों तरीके के चार्जेस से कनेक्टेड है, इसलिए अगर इसकी यूनिट देखोगे तो न्यूटन अपॉन कूलॉम आता है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन कूलॉम होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफरेंस हैं समझने के, ठीक है, ये डिफरेंस है इनकी समझने के। और डी और पी जो है अगर हम ई के टर्म में देखें, डी और पी को अगर ई के टर्म में देखें, यानी कि डी का फॉर्मूला ई के टर्म में, तो हमें देखो यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखने पड़ेंगे किसी एक डाइइलेक्ट्रिक के लिए। तो किसी एक डाइइलेक्ट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि कोई डाइइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक डाइइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर है, डाइइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर है, कैपेसिटर। तो अगर ये डाइइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो E इज इक्वल टू सिग्मा फ्री अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यही फार्मूला होता है बेटे ना, ये आप +2 में पढ़ कर भी आए हो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा फ्री अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ लिया है। और के क्या है ये भी आप याद रखना, के क्या है? के इज द के क्या है? परमिटिविटी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक है, ये डाइइलेक्ट्रिक है ये, ठीक है, ये डाइइलेक्ट्रिक है। तो हम इससे क्या करेंगे
कि ऑल्सो सिंस कैपिटल डी इज इक्वल टू सिग्मा फ्री भी तो लिख सकते हैं हम, ये भी तो लिख सकते हैं। तो हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखो क्या करने वाले हैं, ध्यान देना यहाँ पर सिग्मा फ्री की जगह पर हम डी लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं बेटे, डी लिखने वाले हैं, और के एप्सिलॉन नॉट, और डी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ए लिखने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ तो हमें और भी पता है कि के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर इसकी जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, इसकी जगह पर हम लिखने वाले हैं एप्सिलॉन इंटू कैपिटल ए लिखने वाले हैं। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, केवल ई होगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो हमारा एप्सिलॉन है, केवल एप्सिलॉन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। तो ये आपको इतना मिल गया। तो हमने क्या कहा था आपसे कि रिलेशन हमको देखना है, किसके किसके बीच में रिलेशन देखना है, हमें रिलेशन देखना था, किसके किसके बीच में रिलेशन देखना था, डी में, पी में एंड ई के साथ में। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, डी एंड पी कैन बोथ बी एक्सप्रेसेस इन टर्म ऑफ कैपिटल ई, ठीक है, कैपिटल ई के टर्म में। तो हमने डी को तो देख लिया कैपिटल ई के टर्म में कि डी क्या होता है, एप्सिलॉन इंटू ई होता है, और एप्सिलॉन की वैल्यू रखोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, ये टर्म मिल जाएगा, यहाँ पर ये टर्म मिल जाएगा, ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं, सेकंड रिलेशन। तो अगर मैं किसी आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए बात करता हूँ, ये फॉर डी था, अब मैं लिख रहा हूँ फॉर पी, ठीक है। तो किसी आइसोट्रॉपिक मीडियम की बात करता हूँ। आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है मेरे बच्चे, आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है whose electrical properties are identical in all possible direction, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन हैं सब की डायरेक्शन में। जैसे मैंने कोई एक चार्ज रख दिया, अब ये चार्ज ऐसा थोड़े नहीं है कि अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल निकालेगा तो किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में निकालेगा, नहीं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ से निकालने वाला है। ये डायरेक्शन को पहचान कर नहीं निकालेगा कि इस डायरेक्शन में मैं ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करूँगा, इस डायरेक्शन में कम, इस डायरेक्शन में ज़्यादा, नहीं। हर एक डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा ये चार्ज, इमिट करेगा, ठीक है। तो हर एक डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हर एक डायरेक्शन में इमिट करेगा तो ये क्या है, आइसोट्रॉपिक है। ये क्या है, ये आइसोट्रॉपिक है। ये समझ में आ रही है बात ना, आइसोट्रॉपिक डाई इलेक्ट्रिक, मैं ऐसा लिख देता हूँ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक है, ये चार्ज कैसा है, आइसोट्रॉपिक है, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में कैसा करेगा, इमिट करेगा, सेम इमिट करेगा। समझ में आ रही होगी आई थिंक ये बात, ठीक है। तो अगर ये सेम इमिट करने वाला है तो कुछ और बातें हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो सकता है ये, ठीक। तो अगर ये सेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट कर रहा है तो पोलराइजेशन के रेफरेंस में हम बात करते हैं। तो वो बात है क्या चीज़, वो बात ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इमिट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है आपको पहले ही मैंने बताया है कि हमारा जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर होता है। उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, पोलराइजेशन वेक्टर हो जाता है। तो जब कभी भी हम ये डिग्री ऑफ पोलराइजेशन P की बात करें तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन हमारा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाऊँगा तो हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू काई ई आ जाता है, काई ई कैपिटल ई। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से हमें कांस्टेंट लेना होता है। तो दिस इज द पोलराइजेशन वेक्टर। यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात करेंगे और वो है काई ई के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, काई ई। बेटे जहाँ पर काई एम लिखा जाता है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। क्या होती है वो, मैग्नेटिक यहाँ से ससेप्टिबिलिटी होती है। और जहाँ पर काई ई लिखा जाता है वो बेटे क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एंड इसके बारे में, एंड इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम होता है। ये भी मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होती है एंड इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम होता है। मीडियम की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक चीज़ मैं इसकी और बात बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। हम ऐसा लिख देते हैं कि फॉर मोस्ट आइसोट्रॉपिक मीडियम, अगर बहुत सारा आइसोट्रॉपिक मीडियम लें, आइसोट्रॉपिक डाई इलेक्ट्रिक लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, मैं मिटा के लिख देता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर मैं मोस्ट ऑफ द आइसोट्रॉपिक डाई इलेक्ट्रिक लेता हूँ तो काई ई की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। बेटे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है। लेकिन कब कांस्टेंट होता है ये भी याद रखना, जब हमारा ई जो है ना वो बहुत स्ट्रांग ना हो, ई इज, ऐसा हम लिख देते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर एनी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी याद रखना बेटे, क्या याद रखना है आपको कि फॉर मोस्ट आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक काई एम की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। कब कांस्टेंट होती है, जब ई हमारा क्या हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो काई एम की जो वैल्यू है, काई ई की जो वैल्यू है वो बहुत ही मतलब कांस्टेंट होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ई की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाती है फिर वो कांस्टेंट नहीं रह जाती है, वो फिर वैल्यू वेरी करने लगती है। कैसे वेरी करती है, वो वेरी करती है ई के ऊपर डिपेंड होकर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने आपको रिलेशन बताया डी के बारे में, पी के बारे में और ई के बारे में। तो डी कैसे ई से रिलेटेड रिलेशन रखता है और हमारा पी कैसे रिलेशन रखता है, तो ऑल अबाउट एवरीथिंग रिलेशन हमने इस लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की। इस लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और वो लेक्चर हमारा रहेगा मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी रहेगी बेटे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल से बने रहेंगे और इस चैनल से जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आ रहे हैं उसका पूरा का पूरा लाभ लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटे और थैंक यू।